दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बताते हैं जिसमें योगी सरकार ने एक बड़ा काम किया है। जी आपको बता दें कि योगी सरकार की एक बड़ी पहल, ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला डाटा सेंटर पार्क। जी आपको बता दें कि योगी सरकार रोजगार का एक बड़ा अवसर यूपी के युवाओं को देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर बनने जा रहा है। करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश वाले इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मुंबई का हीरानंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में करीब 20 एकड़ भूमि पर इसे बनाएगा। ये परियोजना जहां युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आएगी, वहीं अन्य जगहों पर काम कर रही आईटी कंपनियों को अपना कारोबार करने में खासी मदद मिलेगी। और आपको बता दें कि सुविधाओं में लैस ये अपनी तरह का पहला डाटा सेंटर पार्क होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास और रोजगार देने वाली योजना को हाथों हाथ लेते हुए अधिकारियों को निर्देश देकर जमीन की व्यवस्था भी कर दी है। मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर हीरानंदानी समूह ने मुंबई, चेन्नई व हैदराबाद में इस तरह के डाटा सेंटर बनाने के बाद अब यूपी का रुख किया है। डाटा सेंटर को लेकर अन्य कई कंपनियों ने भी रुचि दिखाई है। डाटा सेंटर बनने के बाद दूसरे राज्यों में संचालित हो रही कंपनियों को भी यूपी से जोड़ा जा सकेगा। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें जो कि बिहार चुनाव को लेकर है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने लालू यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा रामनवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट कर राज्य की राजनीति को गर्मा दिया। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान में गर्माहट आ सकती है। शनिवार को सुशील मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर राज्य की राजनीति तापमान को बढ़ा दिया। सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर लगातार 5 ट्वीट के जरिए हमला बोला। मोदी ने लालू पर आरोप लगाया कि 3 साल पहले मुझे मारने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करा चुके हैं। 2005 में जब जनता ने लालू राबड़ी के कुशासन को खारिज कर दिया, तब लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने में 1.5 महीने लगा दिए थे। और वह बता दें कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी के वादे पूरा हिसाब, बीजेपी से मांगा जवाब। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पूर्व कृषि ऋण माफी, 10 लाख सरकारी नौकरियां, शिक्षा के लिए 22% राज्य का बजट और एडहार्क कर्मचारियों को कई श्रेणियों को नियमित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए राजद नेता और विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के पीछे का पूरा तर्क दिया। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझसे कई बार पूछा गया है कि ये नौकरियां कैसे दी जाएंगी। सबसे पहले विभिन्न सरकारी विभागों में 4.5 लाख खाली जगह हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के प्रशासन को राष्ट्रीय औसत के साथ 5.5 लाख नौकरियों की जरूरत है। बड़ी खबर प्याज के बढ़ते दाम के बारे में आ रही है कि नाफेड के पास बफर स्टॉक में बचे हैं सिर्फ 25,000 टन प्याज। नवंबर के पहले सप्ताह तक हो जाएगा खत्म। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक में अब केवल 25,000 टन प्याज ही बचा है, जो कि नवंबर के पहले सप्ताह तक खत्म हो जाएगा। नाफेड के प्रबंधक निदेशक संजीव कुमार चड्ढा ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। वर्तमान में घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और प्याज की कीमतों को कम करने के लिए नाफेड प्याज के बफर स्टॉक को बाजार में उतार रहा है। बीते कुछ सप्ताह में प्याज की कीमतें 75 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा चुकी हैं। प्याज के बफर स्टॉक को नाफेड केंद्र सरकार की तरफ से तैयार और प्रबंधन करता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। इस साल नाफेड ने बफर स्टॉक के लिए 1 लाख टन प्याज की सरकारी खरीद की थी। अब प्याज के बढ़ते कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और दोस्तों मैं अगली खबर बताते जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अब इतने दिन बाद खुलेंगे बैंक, एटीएम्स में भी हो सकता है कैश की किल्लत। जी हम बात करें कि देश के सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब 2 दिन बाद ही खुलेंगे। इस बीच एटीएम में भी कैश की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल सभी बैंकों में सोमवार को दुर्गा पूजा और मंगलवार को दशहरा की छुट्टी रहेगी। बता दें कि शनिवार यानी आज कल से बैंक बंद थे। हालांकि बैंकों की ओर से कहा गया है कि एटीएम में पर्याप्त नकदी भर दी गई है। साथ ही छुट्टियों के दौरान एटीएम में कैश खत्म होने पर फिर से डालने का काम जारी रहेगा। बैंकों के लगातार बंद रहने और त्योहारी माहौल में ज्यादा निकासी की उम्मीद के बीच एटीएम में नकदी की समस्या खड़ी हो सकती है। बैंकों की ओर से कहा गया है कि ग्राहकों को नकदी की समस्या से बचाने के लिए एटीएम में कैश खत्म होने पर फिर कैश डालने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी की मदद ली जाएगी। वहीं बैंकों ने अपने कर्मचारियों की विशेष टीमें भी भेजी हैं ताकि नकदी खत्म होने पर एटीएम को रिफिल किया जा सके। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कार्ड पेमेंट जैसी सुविधाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। इसके अलावा बैंक एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन निगरानी भी करते रहेंगे। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा कि फिलहाल नहीं खुलेंगे दिल्ली के स्कूल। जी हम बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बंद हुए राष्ट्रीय राजधानी के स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री का यह संदेश तब आया है जब दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में अब तक के 3,48,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और वहीं अब तक इस बीमारी के संक्रमण से 6,189 मरीजों की जान भी जा चुकी है। केजरीवाल ने इससे पहले सभी भारतीय नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग की थी। उनका तर्क था कि देश में हर कोई कोरोना वायरस से परेशान है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रखे गए थे। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद आगे भी स्कूल खुलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उससे साफ है कि दिल्ली के स्कूलों में फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि एक अभिभावक होने के नाते वे परिस्थिति की गंभीरता समझते हैं। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम लिया जाना उचित नहीं होगा। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें सरकार के बड़े फैसले के बारे में कि सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया है बदलाव। आप पर होगा ये असर। जी हां बात करें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन किया है, जिसके बाद से वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप की डिटेल स्पष्ट रूप से जोड़नी होगी। मंत्रालय के अनुसार इस नोटिफिकेशन को शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। बता दें कि मोटर व्हीकल रूल्स में हुए इस संशोधन से दिव्यांगजनों को खासा लाभ मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म दिए जाते थे उनमें वाहनों की ओनरशिप डिटेल साफ तौर पर दर्ज नहीं होती थी, जिस बात को कई बार मंत्रालय के ध्यान में लाया गया, जिसके बाद मंत्रालय सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन किया और इसका नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2020 जारी कर दिया। इस संशोधन के बाद अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय ओनरशिप डिटेल्स दर्ज किया जाना सुनिश्चित होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर लोन मोरेटोरियम के हवाले से आ रही है कि अगर आपने नहीं लिया लोन मोरेटोरियम का लाभ, अब बैंक की तरफ से मिलेगा कैशबैक। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को ब्याज पर ब्याज माफी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ब्याज पर यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के उन लोन पर मिलेगा जिन्होंने मार्च से अगस्त के बीच लोन मोरेटोरियम का लाभ उठाया है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन्होंने इस दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ नहीं उठाया है उन्हें अनुग्रह राशि या कैशबैक दी जाएगी। ये भुगतान 2 करोड़ रुपए तक के लोन लेने वाले छोटे उद्यमी या व्यक्तियों को दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाने वाले सभी उधारकर्ताओं से कहा है कि सरकार ने इस संबंध में एक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम लोन खातों में उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर के भूतपूर्व भुगतान के अनुदान के लिए योजना रखा है। ये छूट 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच ब्याज पर मिलेगी।
दोस्तों मैं अगली खबर में बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले कोरोना की चपेट में एनडीए नेता फडणवीस और सुशील मोदी समेत अब तक के 7 लोग पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव के बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें फडणवीस ने ट्वीट किया कि मैं लॉकडाउन के बाद से हर दिन काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं और छुट्टी ले लूं। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं और फिलहाल आइसोलेट में हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर दवा और उपचार चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। सभी लोग अपना ध्यान रखें। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, मंगल पांडे और जेडीयू के विजय कुमार मांझी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए के 7 नेता बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। फडणवीस के कुछ ही दिन पहले सारण के सांसद राजीव प्रताप और बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी देते हुए कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वे कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। और दोस्तों अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी। जाने क्या है इसकी नई तारीख। जी हां, बात करें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसके बाद अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है। आपको बता दें कि सीबीडीटी ने अपने तरफ से जारी बयान में कहा है कि टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ने कहा है कि डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि टैक्स पेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर आ रही है जो कि कश्मीर की महबूबा मुफ्ती के बारे में है। आपको बता दें कि तिरंगा पर बयान देकर फंसी है महबूबा मुफ्ती। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी साधा है उन पर निशाना। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे। इसके साथ ही पार्टी इकाई ने पीडीपी प्रमुख की तिरंगे को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान है और उन्होंने लोगों की देशभक्ति की भावना को आहत किया है। उन्होंने कहा इस तरह के बयान किसी भी समाज में बर्दाश्त योग्य नहीं है और अस्वीकार है। शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है और लोगों को याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने और देश के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता के लिए करोड़ों भारतीयों ने कुर्बानी दी है। आपको बता दें कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें इस तरह के भड़काऊ बयान देकर प्रत्येक भारतीय की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 14 महीने की हिरासत से रिहा होने के बाद पहली बार मीडिया से संवाद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा था कि वे तिरंगे तभी उठाएंगी जब जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व झंडे को बहाल कर दिया जाता है। और दोस्तों अगली खबर है जो कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि सरकार ने दी है किसानों को एक बड़ी सौगात। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की योजना की है लॉन्च। जी हां, बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन 3 योजनाओं में से एक है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुंच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुंचेगा। आपको बता दें, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को रात के बजाय जब सुबह यानी कि 5 बजे से लेकर रात 9 बजे के दौरान 3 फेज बिजली मिलेगी तो ये नया सवेरा ही तो है। मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना ट्रांसमिशन की बिल्कुल नई कैपेसिटी तैयार करके ये काम किया जा रहा है। ये इस योजना के तहत अगले 2 से 3 वर्षों में लगभग 3,500 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें क्या है मौसम का हाल कि जल्द ही सर्द होंगी रातें, 17 डिग्री तक पहुंच जाएगा तापमान। जी आपको बता दें कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब रात में सर्द बढ़ेगी, न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो बीमार पड़ना तय है। जबकि गेहूं की बुआई के लिए मौसम अनुकूल माना जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों ने किसानों को रबी की फसलों की बुआई की तैयारी में जुटने की सलाह दी है। हाल के दिनों में रबी फसलों की बुआई करने पर बीज का जमाव बेहतर होगा, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम साफ रहेगा। औसत अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आर्द्रता 70% तक रहेगी। सामान्य गति से अधिकतर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हवा चलने की संभावना है। इस समय तो दिन में मौसम समान है, लेकिन नवंबर माह में दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। इससे जनजीवन तो प्रभावित होगा, लेकिन खेती बाड़ी के लिए मौसम अनुकूल माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।